गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश हरदुबे आज आप लोगों के साथ पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या का अंतिम प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार के सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो आप उन सभी सीरीज का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के विषय में हम लोगों को जानकारी स्पष्ट होती है, यह यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसके माध्यम से पता चलता है और उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो हमको विश्व जनसंख्या के बारे में स्पष्टीकरण मिलता है यह यूएनओ के द्वारा ही मिलता है। यहाँ पर जो बात बताई गई है यह 2019 का आंकड़ा है, जिसको 2020 में हम लोग पब्लिश करके देख रहे हैं। और इसके अनुसार जो है विश्व की टोटल पॉपुलेशन 7.79 बिलियन है। और यहाँ पर इसी रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो भारत की जनसंख्या है यह चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। ऐसा भी इसी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स में डिफाइन किया गया है। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2019 के अनुसार ही, चूंकि ये रिपोर्ट 2019 की है, इसी के अनुसार बताया गया है कि जो जीवन प्रत्याशा है, क्या जीवन प्रत्याशा, वो भी कब का, वर्ष 2005-2010 के दौरान यह 68.9 वर्ष था और यह बढ़ करके वर्तमान में 2010 से 2015 के मध्य में कितना हो गया, 70.9 हो गया है। अर्थात वर्तमान में जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूरे विश्व की यह 70.9 है, जबकि भारत के स्तर पर अगर हम देखें तो 69.4 रहता है। कितना रहता है, 69.4 है। तो उस डिफरेंस को, इसको हमको ध्यान में रखना है। और इसके वर्ष जो है 2020, 15-20 के दौरान 72.3 हो जाएगा, ऐसा भी हमको आंकड़ा प्राप्त होता है। और 2025 से 30 तक यह 74 वर्ष हो जाएगा और 45 से 50 के मध्य में 76.8 वर्ष। और इसी प्रकार 95 से 2100 तक यह 81.7 वर्ष होने की संभावना है, ऐसा यहाँ पर दिया गया। लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह हमारे लिए यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक के आंकड़े हमारे पास प्रमाणित तौर पर विद्यमान हैं। साथ में यहाँ पर संपूर्ण विश्व की जो पुरुष और महिला जीवन प्रत्याशा है, इसमें पुरुष की जीवन प्रत्याशा 70.6 है और महिला की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 है, इसके अनुसार अगर देखा जाए जो यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर है यह है 0.98%, जबकि भारत की जो यहाँ पर वार्षिक ग्रोथ रेट है 1.64%। ये डिफरेंस हमको याद रखना है। और इसी अनुसार अगर हम देखें तो विश्व का जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जो जनसंख्या हो गई यह 5 अरब हो गई। इसी को याद करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। साथ में ये भी हमको ध्यान रखना है कि 2016 में जो विश्व जनसंख्या दिवस का अवसर था, इस समय विश्व की जो टोटल अनुमानित जनसंख्या थी वह 7.419 थी बिलियन में। फिर यहाँ पर है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है 2016, इस दौरान भारत की जो अनुमानित जनसंख्या थी ये कितना थी, तो 1.329 अरब अर्थात 132.9 करोड़। इसी प्रकार जो विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या है यह कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और यहाँ पर जो जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण हमको देखने को मिलता है यह दक्षिण पूर्वी एशिया में, पश्चिमी यूरोप में, उत्तर पूर्वी अमेरिका में देखने को मिलता है, जहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यह 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वैसे अगर वैश्विक स्तर पर हम जनसंख्या घनत्व देखें तो लगभग 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की जो जनसंख्या घनत्व है यह 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर।
ये भारत का है और विश्व का कितना है 58 है। यहाँ पर एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लगभग 150 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। अफ्रीका में 45 रहते हैं, यूरोप में 34, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में कितने रहते हैं 32 हैं। उत्तरी अमेरिका और ओशनियाई कंट्री में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कितने हैं 20 हैं और ओशनियाई में कितने हैं 5 हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी काल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक हमको याद करना है। साथ में अगर हम बात करें कि संसार में सर्वप्रथम 1 बिलियन जो व्यक्ति उत्पन्न हुए ये कहाँ पर हुए, उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की पॉपुलेशन सबसे पहले 1 बिलियन हुई थी। ये बात हम लोग सभी समझ सकते हैं। उसके पश्चात जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध मतलब 2 गोलार्ध हमारे पास हैं, जो ग्रीनविच लाइन है उस ग्रीनविच लाइन के इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। तो सबसे पहले जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, ऐसे ग्लोब की, तो इक्वेटर का उत्तर वाला जो सेक्शन है यहाँ का सबसे पहले पॉपुलेशन हुई थी 1 बिलियन। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो ये जो 0 डिग्री की रेखा थी इसके इस तरफ वाला सेक्शन जो था यहाँ की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई है। साथ में यहाँ पर ये भी हमको ध्यान रखना है कि महाद्वीपों में सबसे पहले 1 बिलियन की पॉपुलेशन कहाँ पर हुई है, एशिया में हुई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एशिया ने इस आंकड़े को पार किया है। तो ये सब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं सामान्य दृष्टिकोण से हमको ये जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके विषय में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स भी बताता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए 1 बिलियन जनसंख्या स्तर को चीन कब क्रॉस किया था, तो लगभग 1980 में। और भारत ने इस आंकड़े को कब प्राप्त किया, तो 1998 में, अर्थात 18 वर्ष बाद भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हुई थी। और अफ्रीका महाद्वीप 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ की जनसंख्या को कब प्राप्त किया, तो 2010 में। अर्थात पूरे अफ्रीका की पॉपुलेशन 100 करोड़ अर्थात 1 बिलियन कब हुई है, तो 2010 में हुई। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ अन्य जानकारियाँ हैं जो हमको ध्यानपूर्वक समझनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2050 तक जो विश्व जनसंख्या है यह 9.73 बिलियन और 21वीं सदी के अंत तक कितनी हो जाएगी, 10.87 बिलियन हो जाएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 2019 में विश्व की जो 10% जनसंख्या थी, कितना 10% जो जनसंख्या थी 2019 में, यहाँ पर कितना थी, 60 वर्ष से अधिक उम्र की थी। और इसी प्रकार संसार में जो सर्वाधिक वृद्ध लोग हैं एक किस देश में पाए जाते हैं, तो चीन में पाए जाते हैं वर्तमान में। क्योंकि वैसे चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वृद्ध लोग भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होंगे। और इसी प्रकार विश्व की 50% जो पॉपुलेशन है यह 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में ही रहते हैं, उत्तरी अक्षांशों के मध्य में रहते हैं, जिसमें विशेष तौर पर चीन आता है, भारत आता है, यूएस आता है, मध्य एशिया आता है और अफ्रीका के उत्तरी भाग यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 50% से अधिक होती है। इसी प्रकार दक्षिणी एशिया के देश के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत है, नेपाल है, भूटान है तथा श्रीलंका में वृद्ध जो व्यक्ति हैं जिनकी एज 65 प्लस है, इनका प्रतिशत 7% भारत में है, 6% आप देखेंगे नेपाल में, 6% भूटान में और 11% कहाँ पर हैं, श्रीलंका में है। इसी प्रकार वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रॉस्पेक्ट्स 2019 है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 0 से 14 आयु वर्ग के जो लोग हैं इनका पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 25.6%। और 15 से 24 आयु वर्ग के लोग कितने हैं, तो 15.62% है, अर्थात इनकी पॉपुलेशन कम है। और अगर 25 से हम 64 साल के लोगों की बात करें तो इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लगभग 49.65, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। और 65 प्लस जो लोग हैं पूरे विश्व में यह 9.11% पे उपस्थित हैं। इसी प्रकार वर्ष 2015 से 2050 की अवधि के दौरान विश्व जनसंख्या वृद्धि का जो आधार है सिर्फ 9 देशों में केंद्रित होने की संभावना है। ये कब का बता रहा है, भविष्य की बात कर रहा है कि 2015 से 2050 की अवधि में जो विश्व की जनसंख्या वृद्धि का आधार है सिर्फ 9 देशों पर निर्भर करता है। उसमें 9 देश कौन कौन से हैं, भारत है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिर यहाँ पर DR कांगो अर्थात यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिर यहाँ पर इथोपिया है, तंजानिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है और युगांडा है। ये भविष्य के हैं, यहाँ पर चीन का नाम नहीं है क्योंकि चीन की अब जनसंख्या लगातार संकुचित होगी, बढ़ने वाली नहीं है। इसी प्रकार अगर देखें पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह उपस्थित हैं। कौन कौन से हैं, तो इसमें दक्षिणी एशिया है, पूर्वी एशिया है, यूरोप है तथा पूर्वी एंग्लो अमेरिका है। यहाँ पर जनसंख्या की क्या है, पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह हैं।
साथ में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं चीन की जो अधिकांश जनसंख्या है यह पूर्वी सेक्शन में तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर नदी बेसिन है, वहाँ पर कई प्रकार की नदियाँ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग किसमें किए हैं, तो मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत किए हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन एवं भारत जो है विश्व की 36.28 जनसंख्या को होल्ड करता है। और विश्व की जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से 30-10 देशों में विश्व की कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो 57.82%। और इसका लगभग 4.46 बिलियन पॉपुलेशन होता है, अर्थात ये जो आंकड़ा है कितने के आसपास होता है, 4.46 बिलियन होता है। साथ में जो हांगहो नदी घाटी है चीन की, यहाँ पर लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि चीन की जो 30% जनसंख्या है, यहाँ पूरे विश्व की बात नहीं हो रही, चीन की 30% जो पॉपुलेशन है यह हांगहो नदी घाटी में ही उपस्थित है। जापान की जो अधिकांश जनसंख्या है यह 33 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में निवास करती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पूर्वी एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम पाई जाती है। तो पूर्वी एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सबसे कम पाई जाती है। और इंडोनेशिया की सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये कहाँ पर है, यह जावा द्वीप पर उपस्थित है। अर्थात पूरे इंडोनेशिया की लगभग 60% पॉपुलेशन इसी जावा द्वीप पर रहती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ पर विश्व की कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो 14.38% जनसंख्या रहती है। और यूएस जो कनाडा है इसकी 85% जो जनसंख्या है यह 100 डिग्री देशांतर के पूर्व भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहाँ से भी बहुत प्रकार के प्रश्न भविष्य में पूछे जाएंगे और अतीत में पूछे गए हैं। यहाँ पर हम वही पॉइंट मेंशन किए हैं इस पूरे एपिसोड में कि जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जहाँ से प्रश्न के बनने की संभावना पूरी तरीके से है कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। साथ में अगर हम देखें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्ट्स 2019 है, इसके अनुसार जो 46% जनसंख्या है वर्तमान में, यह अल्प प्रजनन दर से या अल्प प्रजनन दर वाले देशों में रहती है, जिनकी प्रजनन दर कितनी है, 2.1 से कम है। 2.1 का तात्पर्य ये है यदि कहीं की पॉपुलेशन दर 2.1 या 1 से अधिक है, अगर 2.1 हो गई तो इसका मतलब वहाँ की जनसंख्या अब स्टेबल हो गई। 1 से कम हो गई तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ की जनसंख्या लगातार कम होगी। और 2.1 से अधिक है तो लगातार वह देश क्या करेगा, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जो 46% पॉपुलेशन है विश्व की, यह वर्तमान में ऐसे देश से संबंध रखती है जिनका प्रजनन दर 2.1 से कम है। और इसमें विशेष तौर पर यूरोप आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया के 21 देश भी इसके अंतर्गत विद्यमान हैं। लैटिन अमेरिका भी आता है और कैरेबिया के 13 देश आते हैं। ओशनिया के 3 देश आते हैं और अफ्रीका का 1 देश आता है जो इस कैटेगरी से संबंध रखता है। साथ में आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि विश्व की लगभग 46% जो जनसंख्या है वर्तमान में मध्यम प्रजनन दर से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, मध्यम प्रजनन दर से संबंध रखती है, जिसका फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 से लेकर के 5 के मध्य में होता है। अर्थात औसत एक महिला इतने बच्चे को जन्म देती है। और विश्व की लगभग जो 9% पॉपुलेशन है यह उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्र में रहती है, अर्थात ऐसे देश में रहती है जहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है यह 5 या 5 से अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और जिसके अंतर्गत अधिकांशतः ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब मार्क्स का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर मार्क्स जो हैं वो कहते हैं कि गरीबी ही जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख भी सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट 5 से अधिक वहीं पर है जो राष्ट्र अल्प विकसित कैटेगरी में विद्यमान है। और कुल जो है 20 उच्च प्रजननता वाले देश वर्तमान में हैं, जिसमें से 18 जो देश हैं ये अफ्रीका में हैं और 2 देश कहाँ हैं, एशिया में। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जो जनघनत्व है एक किस राष्ट्र का है, तो चाइना का ही पार्ट मकाऊ है। और विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राष्ट्र का है, तो ग्रीनलैंड का है। और विश्व में सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर है यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पाया जाता है। और विश्व में सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है
यह आइसलैंड और हांगकांग का है। नाइजर देश का जो महिला प्रजनन दर है यह सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ का महिला प्रजनन दर, एक महिला सर्वाधिक बच्चों को जन्म देती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे छोटा जो देश है ये नौरू है। प्रश्न खूब पूछा जाता है इन सबसे। और विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत का जो प्रमुख कारण है, यहाँ पर निमोनिया है सबसे प्रमुख कारण। सर्वाधिक बच्चे निमोनिया से मरते हैं, लगभग 18% बच्चे किससे मरते हैं? निमोनिया से। उसके पश्चात डायरिया से मरते हैं, फिर प्री टर्म वर्थ जटिलताओं से मरते हैं और वर्थ एस्फिलिक्सिया से भी मरते हैं। और विश्व के प्रमुख संप्रदायों की अगर प्रतिशतता की बात किया जाए तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है यह ईसाई धर्म का है, उसके पश्चात इस्लाम आता है, फिर हिंदू आते हैं, बौद्ध आता है, सिख आता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है यह ईसाई धर्म को मानती है और दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म को मानती है, तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म को मानने वाली पॉपुलेशन विश्व में विद्यमान है। यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है यह संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की सम्मिलित जनसंख्या के लगभग बराबर होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक देश, 2, 3, 4, 5, 6 राष्ट्रों की जनसंख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो यह लगभग भारत की जनसंख्या के इक्विवेलेंट होता है। और यूरोपीय देशों की जो जनसंख्या है इसमें युवाओं का जो अंश है यह कम रहने का जो प्रधान कारण है, यह आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी कम है, क्योंकि जितने विकसित राष्ट्र हैं उनका फर्टिलिटी रेट लगातार घट रहा है, अर्थात वहाँ की जनसंख्या संकुचित हो रही है। कोरिया जो गणराज्य है और क्यूबा, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, आर्मेनिया, बेलारूस, पोलैंड और स्लोवानिया में लगभग 100% महिला साक्षरता दर पाई जाती है। महिला साक्षरता दर यहाँ पर 100%। और संसार में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है ये मंदारिन है, अर्थात चाइनीज। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा कौन सी है? मंदारिन अर्थात चाइनीज। दूसरे नंबर पर कौन आती है? स्पेनिश आती है, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है और चौथे नंबर पर हिंदी है। साथ में संसार में लगभग 26% जो बच्चे हैं ये 0 to 14 आयु वर्ग के हैं, जबकि 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों का परसेंटेज कितना है? 16%। और 25 से 64 आयु वर्ग के लोगों का परसेंटेज कितना है? 49%। और 60 या 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का परसेंटेज कितना है? तो 10% विद्यमान है। इसी प्रकार संसार में लगभग 59.65 जो हैं ये परसेंट किसका है? एशियन का है। और 16.95% किसका है? अफ्रीकन का है। और 13.14% किसका है? अमेरिकन का है। और 9.61% किसका है? यूरोपियन का है। और अगर यूएस में हम लिंगानुपात की बात करें तो वैसे भारत का जो लिंगानुपात है यह पुरुष के सापेक्ष स्त्री का यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों की संख्या को प्रति 100 स्त्रियों के सापेक्ष देखा जाता है, जबकि भारत में 1000 के सापेक्ष देखा जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियाँ विद्यमान हैं। जैसे भारत का कितना लिंगानुपात है? तो 943। इसका तात्पर्य है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे 943। लेकिन यूएस में जो कैलकुलेशन होता है यह प्रति 100 महिला पर पुरुष का होता है। अगर यहाँ पर लिख दिया गया 93 तो यहाँ पर 100, तो इसका तात्पर्य है कि 100 महिला पर 93 पुरुष हैं, जबकि भारत में क्या है कि 943 महिला है 1000 पुरुष पर। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि महिला तथा पुरुष में जो जैविक दृष्टि से अगर हम बात करें तो महिलाएं अधिक सबल होती हैं, और इसका जो मूल कारण है इस प्रत्येक महिला में 2 गुणसूत्र होते हैं, यक्स और यक्स, जबकि पुरुष में यक्स और वाई होते हैं। साथ में महिलाएं जो होती हैं इन्हीं 2 गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। बीमारी से लड़ने की क्षमता इनके पास पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। साथ में यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रजननशील आयु होती है यह 15 से लेकर के 39 वर्ष की होती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम प्रारंभ अभी नगरीकरण जो विश्व का है और भारत का है इसके विषय में भी कर लेते हैं, बाकी इसकी शेष जानकारी हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो मानव विकास संकेतक जो रिपोर्ट 2020 है इसके अनुसार अगर आप देखें तो देशों में 33% मध्यम आय वाले, देशों में कितनी 68%, ठीक, तथा उच्च आय वाले वर्ग में देश कितने हैं? इतने परसेंट जो नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर कम आयु वाले जो देश हैं इसके अंतर्गत
कितना नगरीकरण है? तो यहाँ के लोगों में 33% नगरीकरण की स्थिति देखी जाती है। जो मध्यम आयु वर्ग के देश हैं, यहाँ पर जो नगरीकरण है ये कितना है? लगभग 68% नगरीकरण होता है। लेकिन जो उच्च वर्ग वाले देश हैं, उच्च आय वर्ग वाले देश हैं, यहाँ पर नगरीकरण का परसेंट कितना है? 82% है। तो ये आप आंकड़े को याद करिए कि मध्यम आय में नगरीकरण कितना परसेंट है? तो 68। उच्च आय वर्ग वाले में कितना है? 82। और निम्न आय वर्ग वाले में कितना लोग नगर में रहते हैं? तो 33% लोग नगर में रहते हैं। साथ में अगर आप देखें यहाँ पर कि 2018 के अनुसार यहाँ पर जो विश्व की नगरीकरण है जनसंख्या ये कितना है? 55.3%। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। और अगर देखें कि 1950 में जो विश्व का नगरीकरण जनसंख्या थी, कितनी थी? लगभग 30% जो पॉपुलेशन थी ये नगर में रहती थी। जबकि 2018 में कितना हो गई नगर में रहने वाली पॉपुलेशन? तो 55.3%। और अगर 2050 का हम आकलन करें तो 2050 तक जो नगर में रहने वाली पॉपुलेशन हो जाएगी यह 68.4% हो जाएगी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य है जो आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि महाद्वीपीय जो नगरीकृत जनसंख्या का विवरण है, यहाँ पर सर्वाधिक नगर में रहने वाली जो जनसंख्या है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 86% पॉपुलेशन नगर में ही रहती है। उसके पश्चात सर्वाधिक नगर में रहने वाली पॉपुलेशन कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। यहाँ की लगभग 82.2% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? नगर में रहती है। फिर आपको मिलता है लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देश, जहाँ की लगभग 80.7% पॉपुलेशन नगर में रहती है। यूरोप की देखो, यूरोप जबकि काफ़ी डेवलप है लेकिन फिर भी यूरोप की जो पॉपुलेशन है उतना नगर में नहीं रहती जितना ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका का है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। यूरोप की मात्र 74.5% पॉपुलेशन नगर में रहती है और जो ओशनियाई कंट्री हैं उसकी 68.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है और एशिया की 49.9%। जबकि भारत की अगर बात करें तो 31.8% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? नगर में रहती है। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है यह लगभग 42.5% नगर में रहती है। तो यहीं पर आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।